अधिकारों की धारणा तथा सिद्धांत। अधिकार एक मांग अथवा दावा है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य लागू करता है। ये परिभाषा बोसांके साहब ने दी है। अब आती है भूमिका। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना चाहता है, परंतु वह अकेले अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। वह अपने पूर्ण विकास में तभी सफल हो सकता है जब उसे अपने विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। मनुष्य के सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाने तथा विकास के लिए समाज तथा राज्य की ओर से अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। व्यक्ति को ये सुविधाएं इसलिए प्रदान की जाती हैं जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में सफल हो। जो सुविधाएं अपने सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन्हीं सुविधाओं को अधिकार कहा जाता है। इन अधिकारों से व्यक्ति अपने साथ समाज का कल्याण भी करने में सफल हो सकता है। सामूहिक हित की भावना से प्रेरित होकर ही मनुष्य अपने संगठित समाज का निर्माण किया है। एक मनुष्य द्वारा मान्यता या सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति को ही अरस्तू ने एक अच्छे जीवन की संज्ञा दी है। मनुष्य जब समाज तथा राज्य का निर्माण करता है तब उसका उद्देश्य सामाजिक हित होता है। संगठित समाज व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है तथा अधिकारों के साथ साथ कुछ उत्तरदायित्व भी देता है। लास्को का कथन है कि प्रत्येक राज्य को उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जो वह अपने अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता है। राज्य का उद्देश्य इस तथ्य में निहित है कि प्रत्येक नागरिक को विकास के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे वह अपनी योग्यता व क्षमताओं के आधार पर अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सके। आधुनिक युग लोकतंत्र के कल्याणकारी राज्य का युग है, जिसमें राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का प्रयास करता है, लेकिन अधिकारों का महत्व और भी बढ़ जाता है। लोकतंत्री देशों में जितना संविधान लिखित होता है, उन देशों में संविधान द्वारा भी नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें संवैधानिक अथवा मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने में सफल हो सके। राज्य का एक कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उसके विकास के लिए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करे। जब ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं तो वे व्यक्ति के अधिकार कहलाते हैं। अधिकारों की परिभाषाएं। राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण तथा विचारों के अनुसार अधिकारों की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। उनकी परिभाषाओं से अधिकारों के संबंध में कुछ दृष्टिकोण स्पष्ट किए जाएगा। उनका जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण था वो स्पष्ट किया जाएगा। नंबर 1 है लोस्की। लोस्की ने अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना साधारणतः कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। जा वो फॉर्म स्क्रीन करवाए। नंबर 2 है बोसांके। इस साहब के अनुसार अधिकार एक मांग अथवा दावा है जिससे समाज मान्यता देता है तथा राज्य लागू करता है। नंबर 3 है ऑस्टिन। ऑस्टिन के शब्दों में अधिकार व्यक्ति की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों से कोई कार्य करवा सकता है अथवा उसे कार्य करने से रोक सकता है। नंबर 4 पर आता है वाइल्ड। वाइल्ड साहब की परिभाषा है कि कुछ कार्यों को करने की स्वतंत्रता की उचित मांग को ही अधिकार कहा जाता है। हॉलैंड साहब का मत है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के कार्यों को सामाजिक मत अथवा शक्ति द्वारा प्रभावित करने वाली शक्ति का नाम अधिकार है।
श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार अधिकार उस व्यवस्था अथवा नियम को कहते हैं जिसे किसी समाज के कानून का समर्थन प्राप्त हो तथा जिसे नागरिकों का सर्वोच्च कल्याण होता हो। फिर आता है डॉक्टर बेनी प्रसाद जी। अधिकार न अधिक तथा न ही कम वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक तथा अनुकूल है। अगला नंबर 8 आता है क्रॉस साहब ने लिखा है कि अधिकार विवेक युक्त जीवन के आवश्यक तत्वों का आंगिक समूह है। फिर आता है नंबर 9 TH ग्रीन साहब कहते हैं कि अधिकार वह शक्ति है जिसकी लोक कल्याण के लिए मांग की जाती है तथा मान्यता दी जाती है। और नंबर 11 पर है मेकन के अनुसार अधिकार सामाजिक हित की वे लाभप्रद परिस्थितियां हैं जो नागरिकों के उचित विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ऊपर वर्णित परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकार सामान्य जीवन का एक ऐसा वातावरण है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकार व्यक्ति के विकास तथा स्वतंत्रता के लिए एक ऐसा दावा है, मांग है, जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण भी है। समाज उचित मांगों को स्वीकार करता है तथा राज्य उसे लागू करता है संभवतः। इसलिए ये अधिकार उन कार्यों की स्वतंत्रता का बोध कराते हैं जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी हैं। समाज की स्वीकृति का यह अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग समाज के हितों के विरुद्ध नहीं कर सकता। राज्य के संरक्षण का यह अर्थ है कि अधिकार जन साधारण की संपत्ति होंगे तथा बिना किसी पक्षपात के उनका प्रयोग करेंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अधिकारों के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है, परंतु सभी परिभाषाओं का सारांश यही है कि अधिकार मनुष्य की वे उचित मांग हैं जो उनके विकास तथा कल्याण के लिए आवश्यक है तथा जिन्हें समाज तथा राज्य उचित समझता हुआ स्वीकार कर लेता है। अन्य शब्दों में अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है तथा उन्हें समाज मान्यता देता है तथा जिनका राज्य प्रबंध करता है। ये थी अधिकारों की परिभाषाएं। अब आता है अधिकार के मुख्य तत्व तथा विशेषताएं। अधिकारों का अर्थ जानने से ये पता चलता है कि विभिन्न विचारकों के इस विषय में विचार एक समान नहीं हैं। इनके साथ साथ विश्व के सभी देशों ने अपने अपने देश में एक सामाजिक अधिकार यानी एक समान अधिकारों की व्यवस्था अपने अपने नागरिकों के लिए नहीं की है। इसे स्पष्ट होता है कि अधिकारों से या अधिकारों के संबंध में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अंतर देखने को मिलते हैं। इस स्थिति में अधिकारों की सर्वमान्य विशेषताएं निश्चित करना सरल नहीं है। फिर भी अधिकारों की प्रकृति, स्वरूप, तत्व तथा अर्थ को स्पष्ट करती विशेषताओं का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 है अधिकार व्यक्ति का एक दावा अथवा मांग है। राइट इज द क्लेम और डिमांड ऑफ इंडिविजुअल। अधिकार एक मांग अथवा दावा है जिसे समाज मान्यता देता है तथा लागू भी करता है। मनुष्य की अनेक रुचियां हैं जिनकी संतुष्टि के लिए मनुष्य को कुछ सामाजिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं अवस्थाओं की मांग को समाज द्वारा उचित समझते हुए स्वीकृति दी जाती है। मांगों को समाज द्वारा स्वीकृत कर लेने पर वे अधिकार बन जाती हैं। राज्य अपने नागरिकों को अधिकारों के नाम पर जो सुविधाएं प्रदान करता है वे राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को भेंट अथवा उपहार नहीं होते, बल्कि राज्य से ये सुविधाएं व्यक्ति इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि वह उस राज्य का नागरिक है तथा राज्य पर उसका अपना स्वाभाविक दावा बनता है।
राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में जब ये सुविधाएं प्रदान की गई तो शासकों ने इस बात के लिए एहसान जताया कि उन्होंने अपनी प्रजा को ये उपहार दिया है, जिसके विपरीत लोकतंत्र में इन्हें उपहार अथवा भेंट न मानकर व्यक्ति का दावा माना जाता है। नंबर 2 है अधिकार नैतिकता तथा विवेक पर आधारित होते हैं। राइट आर बेस्ड ऑन रीजन एंड मोरलिटी। अधिकार व्यक्ति की उचित मांग को कहा जाता है, इसलिए अधिकार नैतिक तथा विवेक पर आधारित होना चाहिए। अनैतिक मांगों को अधिकार नहीं कहा जा सकता। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने की मांग करता है तो उसकी ये मांग अनुचित तथा अनैतिक होने के कारण अधिकार नहीं होती या अधिकार नहीं बन पाती। केवल वही मांगें अधिकार के रूप में स्वीकार की जाती हैं जो व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास के लिए अनिवार्य होती हैं। अधिकार की प्रकृति कल्याणकारी होती है और इस कारण से अधिकार नैतिक तथा विकास पर आधारित होते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि अधिकार जहां एक ओर सामाजिक तथा राजनीतिक संस्कृति को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति तथा समूह के अधिकार दूसरे व्यक्ति तथा समूह के हितों को किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचाते हैं। नंबर 3 है समाज द्वारा स्वीकृत मांगें ही अधिकार होती हैं। राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी। सभी मांगों को अधिकार नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति की उन्हीं मांगों को अधिकार कहा जाता है जिन्हें समाज मान्यता देता है। जिन मांगों को समाज मान्यता नहीं देता उन्हें अधिकार नहीं कहा जा सकता। ये बात उल्लेखनीय है कि समाज अधिकारों को मान्यता नहीं देता, केवल उन्हें स्वीकार करता है। समाज द्वारा स्वीकृत अधिकार ही राज्य मान्यता देता है तथा लागू भी करता है। सामाजिक मान्यता का प्रश्न प्रत्येक समाज तथा राज्य में अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक समाज तथा राज्य में अधिकार भी अलग अलग होते हैं। पाश्चात्य समाज की मान्यता तथा भारतीय समाज की मान्यता में अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि सामाजिक अधिकारों के संबंध में हमें पाश्चात्य देशों तथा भारत में प्रदत्त अधिकारों में अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए विवाह तथा तलाक के संबंध में हमारे यहाँ स्त्रियों को जो अधिकार उन्हें सुरक्षा हेतु प्रदान किए गए हैं वे पाश्चात्य देशों में देखने को नहीं मिलते हैं। अब नंबर 4 पॉइंट आता है अधिकार सार्वभौमिक होते हैं। राइट्स आर यूनिवर्सल। अधिकार सभी को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। अधिकारों के क्षेत्र में ऊंच नीच, धनी निर्धन, गोरे काले, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होता है। अर्थात नागरिकों के जन्म, जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, लिंग आदि के भेदभाव के बिना सभी को अधिकार समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। जो सुविधाएं किसी विशेष धर्म, जाति, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर दी जाती है उन्हें अधिकार नहीं कहा जा सकता। यद्यपि प्रत्येक देश में नागरिकों को अलग अलग अधिकार प्रदान किए जाते हैं, परंतु इनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है। इस सार्वभौमिकता के पीछे 2 कारण होते हैं। एक तो यह है कि उनका उद्देश्य अपने सभी नागरिकों का विकास करना होता है और दूसरा यह है कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो प्राय सभी देशों में अपने नागरिकों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। ये था जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे सार्वभौमिक अधिकार होते हैं। नंबर 5 पॉइंट आता है अधिकार सीमित होते हैं। राइट्स आर लिमिटेड। मनमाने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कहा जा सकता। यदि सभी को मनमाने ढंग से कार्य करने की छूट दे दी जाए तो समाज में अशांति और अनैतिकता फैल जाएगी।
समाज में व्यवस्था जो है वो खराब हो जाएगी, इसलिए अधिकार असीमित नहीं हैं। अनुचित कार्य पर उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं और प्रत्येक अधिकार पर समाज नैतिक तथा कानूनी बंधन लगाता है। रूसो ने कहा है कि सीमित रूप से संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हुए रूसो साहब ने कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इतना अधिक अमीर नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद सके, कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बचाने के लिए विवश होना पड़े बेचने के लिए। अतः स्पष्ट है कि सुविधाएं सीमित होती हैं, इसलिए सीमित रूप से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 आता है, अधिकार तथा कर्तव्य परस्पर संबंधित हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर को-रिलेटिव। अधिकार तथा कर्तव्य वस्तु के दो रूप हैं। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़ा होता है। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है तथा दूसरे व्यक्ति का अधिकार पहले का कर्तव्य है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज तथा राज्य बहुत से अधिकार प्रदान करता है तो कुछ कर्तव्यों की भी आशा करता है। कर्तव्यों का पालन किए बिना व्यक्ति अधिकारों का अधिकारी नहीं बन सकता। मनुष्य अपने अधिकारों का प्रयोग तभी कर सकता है यदि वह अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण रूप से पालन करे। अधिकारों तथा कर्तव्यों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, वे आपस में संबंधित हैं तथा साथ साथ चलते हैं। जब एक व्यक्ति अपने कर्तव्य निभाता है तो उसी समय दूसरा व्यक्ति अपने अधिकारों को भोग करता है। अधिकार में ही कर्तव्य निहित होता है। प्रत्येक अधिकार के उपयोग के लिए निर्धारित शर्तों और सीमाओं का नाम भी कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त जो सुविधाएं राज्य द्वारा अधिकारों के नाम पर प्रदान की जाती है, वे सुविधाएं राज्य के नागरिकों को ही उपलब्ध कराई जाती हैं। पॉइंट नंबर 7 है, अधिकारों का कल्याणकारी स्वरूप। वेलफेयर कैरेक्टर ऑफ राइट्स। अधिकारों का स्वरूप कल्याणकारी होता है। अधिकार केवल व्यक्ति के विकास के लिए नहीं होते वरन उनका स्वरूप ऐसा होता है तथा होना भी चाहिए जिसके द्वारा संपूर्ण समाज का कल्याण हो सके। जो सुविधाएं परिस्थितियां केवल कुछ लोगों के लिए होती हैं वरन सारे समाज के लिए ही उनको मान्यता दी जाती है। अधिकारों की प्रकृति कल्याणकारी होती है। इनका अभिप्राय यह है कि राज्य के द्वारा ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे व्यक्ति तथा समाज का कल्याण होने के अपेक्षा हानि होती है। पॉइंट नंबर 8 आता है, राज्य द्वारा सुरक्षित। प्रोटेक्टेड बाय स्टेट्स। राज्य द्वारा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। जिस अधिकार को राज्य द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है, सामाजिक जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है। प्रत्येक स्वार्थी व्यक्ति अपने हितों को प्राथमिकता देता है और यदि कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकारों में बाधक बनता है तो राज्य द्वारा ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है। जिस अधिकार को राज्य की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है वह नैतिक अधिकार हो सकता है, कानूनी अधिकार नहीं। नंबर 9 है, अधिकार बदलते रहते हैं। राइट्स कीप ऑन चेंजिंग। अधिकार सदैव एक जैसे नहीं हो सकते, समय तथा परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं। निरंकुश शासन व्यवस्था में अधिकार सीमित होते हैं परंतु लोकतंत्र में नागरिकों को अत्यधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसी के अनुरूप नागरिकों को अधिकार प्राप्त होते हैं। शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो, अधिकार समय समय पर बदलते रहते हैं। नंबर 10 पॉइंट है, प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता नहीं। नो रिकॉग्नाइजेशन टू नेचर राइट्स। समझौतावादी विचारक होब्स, लॉक, रूसो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। होब्स, लॉक और रूसो जो तीनों ही प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं। इन विचारकों के अनुसार राज्य से पूर्व भी लोगों को अधिकार प्राप्त थे
परंतु राज्य की स्थापना के पश्चात प्राकृतिक अधिकारों का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान में प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। और पॉइंट नंबर 11 आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। अधिकारों की विशेषताओं तथा तत्वों के ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि अधिकार व्यक्ति की उन उचित मांगों का नाम है जिन्हें समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। अधिकार मनमाने ढंग से कार्य करने की स्वतंत्रता का नाम नहीं है, वरन अधिकार व्यक्ति की उचित मांगों का नाम है जिन्हें समाज तथा राज्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। अधिकार व्यक्ति के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्रदान किए जाते हैं तथा उनका सीमित स्वरूप भी उपयोग किया जाता है। अधिकार भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न होते हैं जो समय तथा परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का होना अति आवश्यक है तथा अधिकार केवल समाज में ही संभव हो सकते हैं। समाज के बाहर अधिकारों की कल्पना करना भी व्यर्थ है, यानी कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अधिकार कुछ नागरिकों तक सीमित नहीं होते, वरन सभी नागरिकों को अधिकार समान रूप से प्रदान किए जाते हैं। आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में राज्य तथा समाज का कोई अस्तित्व नहीं था। राज्य तथा समाज के अभाव में अधिकारों को मान्यता तथा सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। अतः अंत में यही कहा जा सकता है कि अधिकार वे सुविधाएं हैं जिन्हें राज्य तथा संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है तथा इनकी सहायता से व्यक्ति न केवल समाज के सभ्य नागरिक बनते हैं, वरन अपना विकास भी करते हैं।